नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। पिछले एक सप्ताह से महाराष्ट्र की सियासत में चल रहे घमासान के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी और शिंदे गुट में समझौता हो गया है। दोनों ही मिलकर राज्य में नई सरकार बनाने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच सरकार के साथ साथ मंत्री बनाए जाने को लेकर भी जो फॉर्मूला है उस पर मंथन हुआ और वो भी फाइनलाइज कर लिया गया। इतना ही नहीं, दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने के लिए फडणवीस चार्टर्ड प्लेन से निकल भी चुके हैं। शिंदे और बीजेपी के बीच सरकार बनाए गए फॉर्मूले के अनुसार देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, वहीं बागी नेता एकनाथ शिंदे को राज्य का डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। बीजेपी और शिंदे गुट के बीच 8 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री बनाए जाने की डील तय हुई है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि गुलाब राव पाटिल, दादा भुसे, दीपक केसरकर और उदय सामंत को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं एकनाथ शिंदे ने होटल से बाहर आकर पत्रकारों से बात भी की और कहा कि हम सब भी शिवसेना में हैं और हम शिवसेना को ही आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। वहीं शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले डिप्टी स्पीकर नरहरि जरवाल के नोटिस पर जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 को अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी, यानी बागी नेता एकनाथ शिंदे के गुट के सभी विधायक 12 जुलाई तक गुवाहाटी में ही रखने की तैयारी है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को विधायकों और उनकी फैमिली को सुरक्षा देने के निर्देश दे दिए हैं। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक है वो जारी है, राजनीतिक संकट है और ऐसे में एकनाथ शिंदे जो शिव सैनिकों का एक गुट है, जो बागी शिव सैनिक है, उनका जो गुट है वो साफ तौर से अब बीजेपी के साथ जाकर के महाराष्ट्र में सरकार बना सकता है और लगभग इस पे मुहर भी लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से अब बीजेपी के अंदर हलचल जो है वो तेज होती नजर आ रही है। सूचना है कल आपको बुलाने की तैयारी देखो, है। नोटिस मैं सामना कार्यालय में हूँ, ये मेरा घर नहीं, यहाँ नोटिस नहीं आ सकता। ये तो बाला साहब ठाकरे की वास्तु है। अगर घर में नोटिस आई होगी तो मैं देख लूँगा। जिस तरह की राजनीतिक हलचल मुंबई में चल रही है, महाराष्ट्र में, देश में चल रही है, तो मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ और मुझे और मेरे कोई साथी हुए उनको तकलीफ देंगे। लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। क्या मैं गुवाहाटी वालों ने शिंदे साहब गुवाहाटी बुला रहे हैं कि आपको भी गुवाहाटी आप आइए? मैं गुवाहाटी जाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। ईडी के दफ्तर जाएंगे। अरुण साहब, कल आप ईडी के दफ्तर जा रहे हैं। मेरे पास ये इंपॉर्टेंट दफ्तर जा रहे कल हैं। मेरी अलीबाग में सभा है और भी सभाएं मैंने शेड्यूल की है पार्टी की तरफ से। उसके बाद मैं ईडी से टाइम ले लूँगा, लेकिन ज़रूर मैं ईडी के दफ्तर में जाऊँगा और जो कानूनी प्रक्रिया है उनके सामने जाऊँगा। मैं भागने वाला नहीं। तो संजय राउत जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो गुवाहाटी जाने वाले नहीं हैं, वो ईडी के सामने पेश जरूर होंगे। उधर उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से इमोशनल अपील की है बागी विधायकों से, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप सामने आइए और मुझसे बात कीजिए, अभी भी वक्त है, अभी देर नहीं हुई है, कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक बार फिर से सरकार
बना सकती है, इसके चर्चे हर जगह आम हैं। सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी बगावत हो गई और उद्धव ठाकरे को भनक तक नहीं लगी। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरी चीज, कयास लगाए जा रहे थे कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। साफ तौर पे भी बात निकल कर आई कि 2 बार इस्तीफा देने जा रहे थे, लेकिन शरद पवार साहब ने उन्हें रोक दिया कि आप इस्तीफा मत दीजिए। वहीं जो शिवसेना के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वरिष्ठ हैं, विशिष्ट हैं, वो साफ तौर पे अपनी बात कहते हैं तो कहते हैं फ्लोर टेस्ट होगा तो वो जीत जाएंगे वहां पर विधानसभा में। और सीधा सवाल पर, इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मदन मोहन शुक्ला जी हैं, कांग्रेस से, आपका स्वागत है सर। और मेरे साथ हैं संजय कटियार जी, बीजेपी से, आपका भी सर स्वागत है। सीधा रुख कर लेते हैं संजय कटियार का। संजय कटियार जी, बीजेपी पर आरोप है कि हर बार जोड़ तोड़ करके हर राज्य में बीजेपी सरकार अपनी बनाना चाहती है। देखिए ओम जी, ये आरोप तो बिल्कुल सिरे से खारिज, निराधार है। और इस पूरे प्रकरण में जब से ये चल रहा है, भाजपा कहाँ दिखाई दे रही थी, कहाँ अपना कोई इसमें विषय कर रहा है। वो उनका गठ, उनकी पार्टी, 3 पार्टियों का गठबंधन, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। अब उनका अपना गठबंधन, तीनों अपने अपने दलों के मालिक हैं। मैं मालिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मालिक हैं अपनी अपनी पार्टियों के, तो इनका अपना घर है। इनके घर में तोड़ फोड़ है, बगावत है, जिन वजहों से वो भी अब सामने आ चुका है। मामला इसमें सब अंदर बांट बंटवारे का है। और इसमें नेशनल कांग्रेस पार्टी हो अथवा शिवसेना अथवा इनका कांग्रेस, ये सब बंटवारे का मसला हुआ है। और उसी में इनके अपने घर में फ्रूट असंतुष्टि हुई। और जो न सुनवाई आपको मिला सर जी, फायदा आपको मिला सर? नहीं, अभी हम कहाँ हैं, अभी तो हम सीन में है नहीं। तो कयास लगा रहे हैं, मीडिया कर रही है कि ये हो रहा, भाजपा आ रही जा रही, तो कयास चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली अभी कोई अधिकृत बयान आपने नहीं देखा हमारे किसी शीर्ष नेतृत्व का, कोई भी अधिकृत बयान नहीं आया सरकार बनाने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार मैं तो कहता हूँ उद्धव ठाकरे जी वहां से नैतिक बल था तो उनको इस्तीफा आज से 10 दिन पहले दे देना चाहिए था, जब आप बहुमत में ही नहीं थे। और शब्द जाहिर था, तो नैतिकता होती अगर राजनीति की, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और कांग्रेस तो किसी वजूद में नहीं, तो जोड़ गांठ के बन गई, जुड़ गई, उनको जुड़ना था। और एनसीपी का खेल ये है शरद पवार साहब का, वो तो शिवसेना को निपटाना ही चाहते थे और ये गठबंधन बना इसलिए था। और वो अपने उसमें कामयाब है, उनका षड्यंत्र है, बाकायदा ऐसे ही बयानबाजी कर रहे हैं। और कोई मदद शिवसेना की उन्होंने नहीं करी, बल्कि अंदर खाने हवा दी। जो भी उनकी गतिविधियां है वो शिवसेना को तोड़ने में उनका भी मजे काफी हाथ है। और ये उन्हें स्वीकार करना चाहिए उद्धव ठाकरे को। और इस्तीफा तो उन्हें तत्काल दे देना चाहिए और संविधान अपना काम करे। ठीक है, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता अगर है, नया नैतिक, रोज लोकतंत्र जा रहा है, संविधान खतरा है, लोकतंत्र खतरे का बयान करने वाली कांग्रेस और एनसीपी आज कौन सी नैतिकता खो चुके हैं, क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? भाजपा को बात में कोसते हैं, संविधान खतरे में हो गया, लोकतंत्र खतरे में चिल्लाते रहते हैं, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक, उनको दे देना चाहिए। ठीक, मदन मोहन शुक्ला जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, उनका रुख कर लेते हैं। मदन जी, ये बताइए कि आप तीनों ने सरकार चलाई 2.5 साल और ऐसी स्थिति है इस वक्त, नंबर गेम में नंबर आपके पास है नहीं, 125 लगभग संख्या है आपकी, 162 पर बीजेपी नजर आ रही है अगर बात की जाए तो। अल्पमत में आपकी सरकार है और ऐसे में कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है? जिस तरीके से संजय कटियार जी कह रहे हैं, आप लोग अपने अपना फायदे के चक्कर में पूरी शिवसेना को तोड़ दिया। द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी को जहां जहां सरकार नहीं बना पाती वहां बड़ी छटपटाहट रहती है, कैसे हम सत्ता में फिर से आ जाएं जनता के जनादेश के विपरीत में। आपको ध्यान होगा, पहले जब सरकार बन रही थी, पहले एनसीपी को तोड़ा उन्होंने, उनको डिप्टी सीएम बनाया और खुद सीएम की शपथ सुबह 5 बजे ले ली उन्होंने। और कई दिन सरकार चली है। इतनी छटपटाहट सत्ता के लिए, जनता के जनादेश आपके खिलाफ है, जनमत बहुमत आप खिलाफ है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर उनको विरोध करना था, शिवसेना टूटी तो वहीं बैठ के जाते, राज्यपाल के यहाँ परेड कराते, स्पीकर को लिख के देते, सामने आते हम दस्तखत करें, लिख के देते। किन सरकारों में गए? गुजरात किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर असम में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी।
गृह मंत्री वहां क्यों मिलने जाते हैं, उड़ के जाते हैं मिलने के लिए? फडणवीस क्यों मिलने जाते हैं? ये सैकड़ों करोड़ रुपए जो खर्चा हो रहे हैं, 50-50 करोड़ रुपए विधायकों को दी जा रहे हैं, ये कहां से आ रहा है? ये जनतंत्र के लिए बहुत सोचने और चिंता की बात है। कोई मुख्यमंत्री हार जाता तो आप जनता हरा देती, लेकिन आप उसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जनता को थोड़ा, क्योंकि आप तानाशाह हैं। आपने हरा कैसे दिया? मैं उसी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने को जनता ने हरा दिया, आपने उसी को मुख्यमंत्री बनाया। यहाँ डिप्टी सीएम को विपिन हरा दिया, आपने उसी डिप्टी सीएम बनाया। जनता क्या होती उनके लिए? आपने हरा दिया, मैं बनाऊंगा, मैं शासक हूं, मैं राजा हूं, मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूं। आपने जनादेश को, जनतंत्र आपसे क्या मतलब है? आप इस देश में अब तो संवैधानिक पीठ है, आप सुप्रीम कोर्ट मसला जा चुका है, स्पीकर ने उनको तो वहां पे भी तो सर शिंदे गुट को जीत हासिल हुई है सुप्रीम कोर्ट से भी सर। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो सुप्रीम है, उसका जो होगा सबका मान्य है जी। आप फ्लोर में आने के पहले आप कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तो कहा है, उन्होंने कहा समय कम दिया गया, हो सकता है उनकी सोच से समय कम दिया गया, लेकिन जो काम विधायिका का है वो काम जुडिशियरी का नहीं है। विधायिका काम विधायिका ही करेगी जी। डिप्टी स्पीकर का स्पीकर काम स्पीकर ही करेगा, आज करेगा चाहे कल करेगा। राज्यपाल काम राज्यपाल ही करेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। वो समीक्षा कर रहे हैं कि कहीं संविधान के दायरे में हो रहा है कि संविधान के विपरीत जा रहा है। ये काम सुप्रीम कोर्ट कहा है, वो कर रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो विधायक महाराष्ट्र से चुने गए जी, जो विधायक शिवसेना के सिंबल पे शिवसेना से जीते जी, जो बाला साहब की पार्टी जिसके बाला साहब नेता थे, अब उनके पुत्र उसका नेतृत्व कर रहे हैं जी। आप उस पार्टी से बगावत करके आप अगर खरीद बिक्री का काम कर रहे हैं, अपने आत्मा के विपरीत जाने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे में खिलौना बने हुए हैं, आप भेड़ बकरी तरह बिक रहे हैं सत्ता में बिकने के लिए। ये बिकाई विधायकों का उस देश की उस क्षेत्र की जनता इनसे सवाल जवाब लेगी। जब क्षेत्र में जाएंगे, जब घुसेंगे आपके पास, जब क्षेत्र में जाएंगे, जब घुसेंगे तो जनता इनसे जवाब लेगी कि मैंने आपको शिवसेना से चुनाव जीत के चुनाव के सिंबल पर जीता के भेजा था और आपने वहां धोखा दिया, विश्वासघात किया। किस लिए? भारतीय जनता पार्टी से आप हाथ मिलाने के लिए, सत्ता पर पाने के लिए, कोई मलाईदार और विभाग मिल जाए इसके लिए। वो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई शिकायत है तो आके बात कीजिए, हम सब पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। इससे साफ बात, खुली बात क्या हो सकती है? लेकिन आप जब बंधक हो तो जब बीजेपी की खोलेगी दरवाजा तब जा सकते हो, क्योंकि बंधक हो, उनके होटल में बंधक हो, उनके क्षेत्र में बंधक हो, उनके प्रदेश में बंधक हो, आप जा नहीं सकते हो। आप दिल्ली में कर लेते, कम से कम दिल्ली में पुलिस तो आप ही के पास थी, आधा तो था सरकार दूसरे के पास थी, लेकिन नहीं, महाराष्ट्र नहीं, दिल्ली नहीं, राजस्थान नहीं, आपको वहीं जाना है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये देश की जनता सब कुछ देख रही है और आगे आने वाले समय में सरकार किसी की बने किसी की बगड़े, लेकिन ये देश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए इतनी व्याकुल और छटपटाहट है, उसको जनता की चिंता नहीं, चाहे खरीद फरोख्त करना पड़े, चाहे संवैधानिक पद का दुरुपयोग करना पड़े। उत्तराखंड में सरकार गिराई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फिर बदलना पड़ा, एक नहीं, मेघालय में सरकार गिराई, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पलटना पड़ा। ये आने के बाद इस सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, मोदी सरकार आने के बाद, मोदी सरकार है आने के बाद, सत्ता के लिए इतनी छटपटाहट मैंने किसी को नहीं देखी, जो सत्ता के लिए इतनी व्याकुलता है, छटपटाहट है कि कैसे हम सत्ता पर पहुंच जाएं। ये छटपटाहट जो है इसका जवाब जनता देगी आने वाले समय में, और कोई नहीं देगा। संजय जी, खरीद फरोख्त कर रहे हैं आप, मदन जी कह रहे हैं, मदन मोहन जी बहुत वरिष्ठ नेता है सत्ता में आने के। जी जी, मदन मोहन जी बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, और मैं इनको बहुत सी भली भांति जानता हूँ, और अब कांग्रेस का पक्ष वो रख रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। मैं ये सवाल करता हूँ कांग्रेस से कि आज नैतिकता की दुआएं भी मदन जी बहुत बड़ी बड़ी दे रहे हैं। कहीं कह रहे हैं वो बाजरा चल गया, 50 करोड़ चल गए। अरे आप वहाँ डील में बैठे हुए थे क्या? वो बताइए, जो नरसिम्हा राव की सरकार बचाने के लिए जो रुपया लोकसभा के अंदर लुट रहा था, खुलेआम विजुअल पड़े हुए थे, वो था भ्रष्टाचार। उसको कहते हैं खरीद फरोख्त, हाउस राइडिंग उसको कहते हैं। वो आप भूल गए कांग्रेस, और आज यहाँ पे बैठ करके नैतिकता की बात सिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो कहीं दिख नहीं रही, कोई विषय नहीं है। लड़ाई चल रही आपस में आपकी अपनी, और ठीकरा फोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। और लोकतंत्र का तकाजा है कि जिसके बाद बहुमत होगा उसका मुख्यमंत्री बनेगा, उसकी सरकार बनेगी, उसमें संविधान में लिखा हुआ है। उसमें आप क्या कर रहे हैं?
ऐसी स्थिति बनेगी तो भारतीय जनता टाल ठोक के बनाएगी। अगर ऐसी स्थितियां आएंगी तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन नैतिकता का पाठ पढ़ाना, आप कहते हैं साहब दल तोड़ लिया शिवसेना जी, अरे भी आप बड़े उससे ऐसे इनोसेंट बनकर कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष ले रहे हो। अरे जरा आप ये बताइए, शरद पवार किसकी उपज है? किसने दल तोड़ा था? क्या कांग्रेस की पार्टी उन्होंने नहीं तोड़ा था? कांग्रेस पार्टी को तोड़कर एनसीपी बनी थी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कौन है? कांग्रेस पार्टी तोड़कर ही बने थे। तो ये नैतिकता का पाठ न पढ़ाएं। और सबसे बड़ा जो अभी इन्होंने 50 करोड़ लेने का आरोप लगाया, उसका तो बोलना ही नहीं चाहिए। अरे बोले तो सूख चलनी जिसमें 70 छेद। लोकसभा में करोड़ों रुपए हमने आप सबने देखा है। नरसिंह सरकार बचाई गई थी कैसे, 4 सांसदों खरीद फरोख्त, मेजों पर रुपया घूम रहा था पड़ा हुआ, देखा था कि नहीं देखा था? वो आप भूल गए। ये कांग्रेस की करनी पथनी में फर्क है। और यहाँ भ्रष्टाचार पे तो बात करें ना, नैतिकता की तो बात करें ना। नहीं तो सर कांग्रेस केंद्र में विधायक गए टूट करके, बागी विधायक, जो कांग्रेस पर आपकी सरकार है, अभी इन्होंने जिक्र किया कि वो पहले भी इन्होंने शुरू सरकार बनानी चाहिए थी महाराष्ट्र में, तो विधायक भागे थे। कहाँ भागे थे? राजस्थान। वहाँ किसकी सरकार थी? वहाँ की हमारी सरकार थी, वहाँ भी कांग्रेस की थी। ये तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि कौन कहाँ, तो देश है, आजाद है, कोई कहाँ जा रहा, कहाँ बैठ रहा। फिर अभी ना तो कोई भाजपा उस सीन में है, ना कोई मतलब है। विधायक अपने बागी हैं, आपकी शिवसेना से बागी है, वो जाने। हमारा क्या रोल है? आपको भी मालूम है जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी ने साफ तौर पर कहा कि मेरे पीछे, हमारे पीछे महाशक्ति है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। जिसने पाकिस्तान को मैसेज दिया वो हमारे साथ है जी। साफ तौर पे कह रहे हैं केंद्र सरकार हमारे साथ है। ये एकनाथ शिंदे कह रहे हैं ना जी, ये एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। हाँ, हमारा कोई वरिष्ठ नेता बोला, वो बयान आप बता दीजिए, सुनवा दीजिए। नहीं, एकनाथ शिंदे तो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, तो हमारे नेता नहीं है ना, वो तो शिवसेना के अपने बागी नेता आज की तारीख में। ये उनका बयान है की, यही तो बात है। अभी बोल रहे सदा सरवणकर, अभी सदा सरवणकर बोल रहे थे उनके साथ 42 विधायक हैं शिवसेना के, लेकिन हम तो अभी शिवसेना में ही रहेंगे, बयान दे रहे हैं। उनके तो उनके आइडियोलॉजी चल रहे हैं, हिंदुत्व के साथ हैं, कट्टर हिंदू हैं, ऐसा बयान दिया सदा सरवणकर ने। हमारे किसी नेता ने नहीं कहा। अब कुछ और पूछना चाहे तो मैं वही बता सकता हूँ कि ये हुआ क्यों। तो ये भी चीजें बता दीजिए, क्यों हुआ सर? हुआ क्यों? ये सब हुआ इसलिए, सबसे पहला जब सरकार बनी, ये बेमेल गठबंधन था, नंबर 1। उत्तरी दक्षिणी ध्रुव का बिल्कुल बेमेल गठबंधन था। कांग्रेस कहाँ, शिवसेना की आइडियोलॉजी 25 साल तक हमारे साथ सरकार में रही शिवसेना, आप सब जानते हो। हिंदुत्व के पराकाष्ठा भी उनकी। तो ठीक सर, उसके बाद सरकार बनाई, आपने सन्यासी का मर्डर किया, सुनिए बहुत जल्दी से। सन्यासी का मर्डर किया आपने, सुनिए जी ढंग से। आपने कंगना राउत के अवैध रूप से उसका घर तोड़ा। आपने महाराष्ट्र में सबसे बड़ी गंदगी अभी फैली जब नवनीत राणा को जेल भेजा हनुमान चालीसा पढ़ने पे। जो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा करके मस्जिदों में अल्लाह अकबर चिल्लाते थे, उनका लाउड स्पीकर आपसे नहीं उतरा। और हनुमान चालीसा पाठ करने एक सांसद गई निर्दलीय पार्टी और सांसद और उसका पति, तो आपने उनको जेल भेज दिया 15 दिन के लिए। तो आप जो तुष्टीकरण की राजनीति है, भाजपा हमेशा तुष्टीकरण राजनीति विरोध करती है। ये सब तुष्टीकरण राजनीति। हेलो, आपको आवाज पहुंच रही है विश्वजीत जी? बिल्कुल पहुंच रही है। हाँ सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये बताइए, जिस तरीके से आपके पास नंबर नहीं है, अब सबको जोड़ दें, एनसीपी को जोड़ दें, कांग्रेस को जोड़ दें, आपको जोड़ दें, बागी विधायक जो निकल गए हैं सर, आप नंबर्स में कहीं नहीं है। फ्लोर टेस्ट कैसे निकालेंगे सर? हेलो जी, आपके पास आवाज नहीं पहुंच रही सर। हेलो विश्वजीत जी, आपके पास आवाज नहीं पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही सर, मेरा प्रश्न आपको मिला सर? हेलो, मेरा प्रश्न आपको मिला? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, मैंने ये पूछा सर, एक तरफ आप कह रहे हैं, आपके लोग कह रहे हैं कि हम फ्लोर टेस्ट निकाल लेंगे विधानसभा में, दूसरी ओर उद्धव ठाकरे जी इमोशनल अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बागी विधायक है वो वापस आए, बात करें। संजय राउत धमकी दे रहे हैं। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं आंख में आंख डाल के बात कीजिए आके, अगर हिम्मत है आना तो पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ महाराष्ट्र में सेना की सरकार थी और रहेगी। पीसीआर प्लीज ऑडियो ठीक कराया जाए विश्वजीत जी का, आवाज साफ नहीं पहुंच रही है।
जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ क्लियर आ रही है, बोलिए सर। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेताओं को वहां पर कैद करके रखा है, हमारे विधायक संपर्क में आना चाहते हैं वो शिवसेना के साथ है, और कोई संजय राउत जी ने कोई धमकी नहीं दिया है। और सर उनके शरीर आएंगे, उनका पोस्टमार्टम विधानसभा में होगा सर। हवाई अड्डे में नहीं पहुंच पाएंगे, धमकी दी, हवाई अड्डे तक नहीं आ पाएंगे, ऐसी धमकी दी विश्वजीत जी, अप टू डेट होके आइए। हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाएंगे ऐसा कहा है, हवाई अड्डे से बाहर नहीं आ पाएंगे संजय राउत ने बोला है। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने पार्टी के साथ गद्दारी करी है तो आपका आत्मा और शरीर तो हवाई अड्डे में बम चलवा देंगे क्या? दाऊद से बम चलवाने की तैयारी है क्या? संजय जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहने का तात्पर्य है कि आपने अगर गद्दारी करी है, बाला साहब के सिद्धांतों पे चलते थे और उनके साथ आपने गद्दारी करी है, तो आपकी आत्मा और जमीन मर गई है, आपका शरीर बस बचा मुर्दा है शरीर। कांग्रेस के गद्दारों के साथ तो सरकार बनाई हुई एनसीपी कौन है? कांग्रेस की गद्दार पार्टी ही तो है। संजय जी, जी विश्वजीत जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। विश्वजीत जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बताइए सर। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है सर, जिस तरीके से शिवसेना में इतनी बड़ी टूटन हुई है, आप इतनी ज्यादा संख्या में विधायक पहुंच जाते हैं, बागी हो जाते हैं, गुवाहाटी पहुंच जाते हैं, पहले सूरत और फिर गुवाहाटी, सर उद्धव ठाकरे को भनक तक नहीं लगी? सर कैसे भनक नहीं लगी सर? ये बात समझ से परे है सर सबके। नहीं, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब अगर आदमी किसी के हृदय में क्या पक रहा है, किसी के भीतर तो आदमी झांक नहीं सकता। पार्टी में मंत्री पद दिया, विधायक बनाए, टिकट दिया, एकनाथ शिंदे के बेटे को मंत्री सांसद बनाया, पार्टी ने क्या नहीं किया। उद्धव साहब, आदरणीय उद्धव साहब कह रहे थे मुख्यमंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बनना है तो मैं मुख्यमंत्री बना देता हूँ। उनको सत्ता का कोई लालच थोड़ी ना है, उनको तो ये है कि पार्टी का विस्तार हो, जो बाला साहब जो पार्टी को जहाँ तक पहुँचाए हैं उसको हम आगे तक लेके जाए। बाला साहब की आइडियोलॉजी तो आपने कांग्रेस की गोद में बैठ के खत्म कर दी, आपने एनसीपी गोद में बैठ के खत्म कर दी, वो खत्म हो गई। आप भी तुष्टीकरण की राजनीति में आ गए विश्वजीत जी, इस बात को ध्यान करिए, और इसीलिए बगावत हुई आपके यहाँ। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस ऐसा क्या किया है जो कांग्रेस इस देश में रहने के लायक नहीं है? या कांग्रेस पार्टी अच्छी नहीं है, या कांग्रेस के पदाधिकारी अच्छे नहीं है? कांग्रेस ने किया सर, एकनाथ शिंदे जो करे, मैं आपको उनकी बात बता देता हूं सर। विश्वजीत जी, एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पे कहा है जो बाला साहब का हिंदुत्व था, जो विचारधारा थी, हम उस पर चलेंगे, हम उस पर आगे बढ़ेंगे। जो महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है उससे वो सहमत नहीं थे, और जितने बागी विधायक हैं वो सारे एक सुर में यही चीज बोल रहे हैं। और सर आप कह रहे धमकी नहीं दी गई, अगर धमकी नहीं दी गई होती, उनके ऑफिसेज नहीं तोड़े गए होते, प्रदर्शन उनके घरों के बाहर नहीं हो रहे होते महाराष्ट्र में जगह जगह पर, तो सर सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहना पड़ता सर, राज्यपाल को नहीं कहना पड़ता सर की सुरक्षा दीजिए सभी को। ये सब जो खिचड़ी पक रही है भारतीय जनता पार्टी पका रही है। रेडिएशन होटल में कितने लाखों संजय जी आप ही के पास आ रहा हूँ, बस बाद में आऊंगा। विश्वजीत जी बात पूरी कीजिए अपनी सर, अपनी बात पूरी कीजिए सर। कह रहे हैं कि जो होटल रेडिएशन ब्लू में हमारे नेता जिनको हम लोग पार्टी विधायक कह रहे हैं, जो हमारे सैनिक है, उसके जो लाखों रुपए जो खर्चे हो रहे हैं, डीजल का कौन दे रहा है, चार्टर प्लेन का पैसा कौन दे रहा है, गुजरात में कह रहे थे गुजरात का पैसा कौन दे रहा है, ये कौन दे रहा है? ये कौन लोग हैं जो पार्टी में घुसपैठ कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि शिवसेना या कोई अन्य पार्टी आगे बढ़े। कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने 70 साल में देश को चलाया है, वो अलग की विषय है कि आज सरकार में नहीं है, सत्ता में नहीं है, लेकिन कांग्रेस क्या है? कांग्रेस क्या अच्छी पार्टी है क्या? जब कोई नहीं था तब कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी, व्यवस्था सारी उनकी बनाई हुई है, आपने क्या किया?
हवाई जहाज को बेच दिया, इसको बेच दिया। ठीक सर, जवाब ले लेते हैं संजय जी से। संजय जी, पैसा कौन दे रहा है होटल का सर? पैसा कौन दे रहा है सर? सुजीत जी, अभी आप तो अनजान है या बहुत नादान ही बन रहे हैं जानबूझकर। अब नहीं सर, ये साफ तौर पे कह रहे हैं सुजीत जी कि आप ही के द्वारा सारी खिचड़ी तो ये इनोसेंटली बोल रहे हैं, आगे से इन्हें सब पता है। अरे भैया आप ये बताइए, कौन से विधायक सांसद को इतना पैसा तो मिलता है कि देश के अंदर एक शहर से दूसरे जाने में खर्चा ना वहन कर सके? कौन सी बात हुई? कल्पना कर रहे हैं भाजपा का भूत दिखाई दे रहा भैया। बिहार को इस समय से एकदम नजर आ रहा है, बस सब कुछ यही करा रहे हैं। आप अपने घर में झगड़ा है आपके, अब आप ठेकरा फोड़ रहे पड़ोसी के घर में, ये काम आपकी आगे लगी है भाई। अरे भाई, शिवसेना की अपने कर्मों के बदौलत, आपके संजय राउत के अंडबंड बयान के बदौलत आप क्या बगावत हुई है। सारे अपने कर्म देखिए, जो आपने हिंदुत्व को नकारा, हिंदुत्ववादी विचारधारा का विरोध किया, आपने एक तरफा तुष्टिकरण का काम शुरू कर दिया महाराष्ट्र के अंदर, जिस पर शिवसेना खड़ी थी। आपने अपनी वही डाल काटी, जैसे कालिदास ने उसी डाल को काट लिया जिस पे वो बैठे थे, आपने उसी डाल को काटने का काम किया शिवसेना ने। और ये सबक ले और इसीलिए ये सरकार जो है की हालत ये हो रही है, विधायकों की हालत हो रही है कि उसने अपनी वही डाली काट डाली जिसमें कि वो बैठे थे। ठीक है मदन जी, ये सब जो हो रहा है शिवसेना के अंदर, शिवसेना जो कमजोर हुई है, कहीं ना कहीं आपकी वजह से हो रही है या फिर एनसीपी, आप दोनों की वजह से हो रही है? देखिए, मैंने पहले आरोप आप ही पर लग रहे हैं सर। बराबर शिव सैनिक जो है वो साफ तौर पे कह रहे हैं महाविकास अघाड़ी का गठबंधन छोड़ दीजिए, और जिस तरीके से शरद पवार की चले, कांग्रेस के और एनसीपी के विधायकों को ज्यादा वक्त दिया जाता था, उनकी बात को सुना जाता था, उनके जो मंत्री बनाए गए उनकी बात को सुना जाता था, लेकिन शिव सैनिकों की नहीं सुनी जाती थी सर। देखिए, शिव सैनिक केवल विधायक शिव सैनिक नहीं है, वहां जनपद से लेकर प्रखंड तक की किसी इकाई ने अगर इनका साथ दिया हो, संगठन होता है जिले से, ब्लॉक से, तहसील से, प्रखंड से, न्याय पंचायत से, शिवसेना का कहीं भी किसी जनपद के छोड़ा हो और विधायकों का समर्थन किया हो जो बागी हुए हैं, सब बागियों को कह रहे थे गद्दार है। तो अगर आ जाते हैं, आज भी शिवसैनिक जो गए हैं वो कहते हैं हम शिवसेना में ही हैं, तो कहां से अल्पमत सरकार आई जा रही है? जब कह रहे हैं हम शिवसेना में ही हैं और शिवसेना का गठबंधन, तो कहां चली आ रही है? रही बात इनकी भारतीय जनता पार्टी की, मैंने पहले ही कहा कि सत्ता का इतना लोभ नहीं होना चाहिए कि जनता की निगाह में गिर जाए। ये भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सत्ता में आने के लिए इतनी व्याकुल है कि आने के बाद पहले एनसीपी को तोड़ने का प्रयास किया। आपको मालूम है, रात में 4 बजे 5 बजे शपथ दिलाई गई और बाद में वहां चले गए वो। तो अब इनको शिवसेना को तोड़ने का प्रयास किया गया, एनसीपी नहीं कर पाए, कांग्रेस नहीं कर पाए, उनको नहीं तोड़ पाए, तब शिवसेना को तोड़ने का प्रयास किया, उसमें कामयाब हुए, बंधक बनाए रखे होटलों में। अरे कोई बंधक बनाने से बहुमत होता है क्या? कि आप गुजरात में बंधक बनाइए, फिर ले जाके और गुवाहाटी में चले जाइए, पुलिस भेज दीजिए ना, आप बंधक है तो महाराष्ट्र पुलिस क्यों नहीं भेज देते? आप सरकार में हैं, आपको ये भरोसा नहीं है कि महाराष्ट्र से विधायक चुना हुआ है, सुन चुके कि महाराष्ट्र से विधायक चुना हुआ है और उसको सुरक्षा दे रही है, सेंट्रल फोर्स दे रही है वायु श्रेणी की। क्यों दे नहीं भाई? जब वहां की सरकार मना कर, उनके पास मंत्रियों के पास सुरक्षा है, हर सबके पास गनर है और सुरक्षा जो कहेंगे वहां तो मंत्री पद वापस ले लिया सर उद्धव जी ने, क्या लिया? जो मंत्री पद थे ना सबके पास, मंत्री पद नहीं वापस लिया, डिपार्टमेंट वापस लिया। हाँ, डिपार्टमेंट वापस लिया, लेकिन सुरक्षा सर जो आपने बात कही वाई प्लस श्रेणी की जो सुरक्षा, केंद्र सुरक्षा दी है। बिल्कुल सही, आप केंद्र सुरक्षा दे रही है, केंद्र होटल का खर्चा दे रही है, केंद्र उनको पूरा प्रोत्साहन उनके पीठ में हाथ रखे और कोई बेकार नहीं कर रही है, स्वार्थ उनका है, उनको सत्ता वहां की बनानी है। अच्छा, मैं कहता हूं कि आपका पूर्ण बहुमत है, आप बना लीजिए कानून की सब जगह, जहां हमारे सत्ता बना लेंगे, बना लीजिए कानून, पूर्ण बहुमत सरकार है। ये क्यों नाटक करते हैं? लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, सीबीआई और ईडी का इतना दुरुपयोग मत कीजिए। अगर संजय राउत बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ नोटिस, कोई बोल रहा है तो उनके खिलाफ नोटिस। अरे ठीक है, आज आप सत्ता में हैं, कोई जिंदगी भर कोई सत्ता में नहीं रहता, लेकिन इन संस्थाओं को अगर खराब कर दोगे, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आज जो पत्रकार आपके खिलाफ बोल दे जेल में, अगर वो दिखा दे कि स्कूलों में नमक रोटी खिलाई जा रही तो उसको जेल में, अगर कोई दिखा दे कि किसानों के वहां पानी भरा हुआ है, कीले गाई जा रही तो वह पत्रकार जेल में। ये लोकतंत्र चल रहा है कि तमाशा हो रहा है देश में? आज इस बात को गंभीरता से सबको सोचना होगा। सरकारें आती जाती रहती हैं, जो संवैधानिक प्रक्रिया होगी, लेकिन देश के साथ जो ये सत्ता का
दुरुपयोग किया जा रहा है, बहुमत का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को जो खत्म किया जा रहा है, ये देश के लिए बहुत चिंता की बात है। इस पे सोचना होगा और आज नहीं तो कल स्थिति साफ होगी। जो लोग आए हैं और उनको जवाब देना होगा सदन में, सामने भी जाके, वही महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा, सदन में जाना पड़ेगा। बात बता दें मदन जी, नंबर है आपके पास? अगर फ्लोर टेस्ट होता है, डिमांड होती है, राज्यपाल कहते हैं कि फ्लोर टेस्ट किया जाए, उस पे फिर नंबर है आपके पास? भाजपा के पास नंबर है? वो तो सर बोल रहे हैं, तो क्या एक बार कहा रहे हैं कि मैं बताया नहीं, नंबर है, भाजपा तो कहीं नहीं कह रहे हैं कि शिवसेना में है। किसी के साथ नहीं है, वो तो कह रहे हैं कि हम शिवसेना में है, वहां साबित होने दीजिए। शिवसेना में है तो कहां चले गए? पहले तो कह रहे हैं शिवसेना में है ना, आने दीजिए। जब वो साबित हो जाए कि शिवसेना में है तो कैसे वो बगावत हो सकती है? एक ही चीज हो सकती है, तो इस्तीफा दें, हम शिवसेना छोड़ रहे हैं। अभी आपने शरद पवार का नाम लिया, हमारे कटियार साहब ने। शरद पवार जी ने पार्टी छोड़ी थी जी, तोड़ा नहीं था, पार्टी छोड़ी थी। ममता बनर्जी ने पार्टी छोड़ी थी, उनके मन में छोड़ी थी, अपनी पार्टी बनाई बाद में। आपने पार्टी बनाई, पहले छोड़ी फिर बनाई। ये उसकी तुलना, गलत तुलना मत कीजिए। हम एक नहीं, तमाम बार कांग्रेस पार्टी के लोगों ने छोड़ा है, तोड़ा है, छोड़ा है, तोड़ा है। आपके यहाँ नहीं थे? सोनिया गांधी से परमिशन लेके गई थी क्या? आपके यहाँ यशवंत सिन्हा ने नहीं छोड़ा क्या? सोनिया गांधी, उस पर विषय नहीं ना, वो विषय में बात करिए ना। यशवंत सिन्हा जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में वित्त मंत्री थे, जो विदेश मंत्री थे, जो आज राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, आज वो आपके सामने पैर छू के कह रहे हैं, आज आपके सामने खड़े हुए बात है। एक नहीं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण जो आपके सामने विषय से आप जब उदाहरण दीजिए तो उसका जवाब भी सुनने के लिए आप क्षमता रखिए। मैं बिल्कुल आप जब कहा कि शरद पवार, मैंने यशवंत सिन्हा का नाम लिया कि आप यशवंत सिन्हा आप क्या छोड़ के, बहुत सारे लोग आप क्या शत्रुघ्न सिन्हा छोड़ के गए, एक दो थोड़ा छोड़ के। आप यहाँ जो नीतीश कुमार कहते थे कि बीजेपी की एनडीए में फर्क है, मोदी की एनडीए में फर्क है, आपने मगर दल बना के हमारे खिलाफ नहीं खड़े, आपने उनसे हाथ मिलाया, आपके दल बना, आपने उनसे हाथ मिलाया, आपने जो आपके साथ रहा जिंदगी भर, रामविलास पासवान जिसने सहयोग किया, आपने उसके लड़के उसकी पार्टी को तोड़ा, वहां धोखा दिया। आपका काम है धोखा देना, जो आपके साथ है मिला के धोखा देना आपका काम है। एक नीतीश कुमार उसको धोखा नहीं दे पा रहा, आपको धोखा देने खुद तैयार बैठे। कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना के रहने से शिवसेना को कहीं ना कहीं नहीं, मैं मदन जी से मेरा प्रश्न है कि एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के एक साथ रहने से शिवसेना को नुकसान हुआ है सर, मानते हैं आप इस चीज को? कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व वाली जो एक साख थी कि नहीं, कट्टर हिंदुत्व वाली, उसमें कहना आपका बहुत अच्छा सवाल है जी सर। कट्टर हिंदुत्व वाली जिसकी बीजेपी अपने आप को ठेकेदार समझती है, कश्मीर में क्या किया था उन्होंने? महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना करके, उनको मुख्यमंत्री बना करके, वो कट्टर हिंदुत्व था। वो जो जिनके खिलाफ कहते हैं वो महबूबा मुफ्ती आतंकवादियों के साथ थी, इनके ने एक 20 बयान है, उनको सरकार क्यों बनाया? दूसरों के घर में झांकना अलग बात है, खुद क्या करते हैं? आज जब वो मौका आता है उनको, तो कहीं पर पैर छूने का काम करते हैं, कहीं मुसलमान हो जाए पैर छूने कि हम सबको साथ लेकर चलने काम करेंगे, और फिर किसी को होगा कि एक भी टिकट नहीं देंगे। ये दोहरा जो चरित्र होता है, ये देश के लिए बड़ा घातक होता है। एक लाइन पर चलिए, आपका जो चरित्र है हिंदुत्व है, हिंदू चलिए, आप कश्मीर में आप उनको मिला लोगे तो आपका हिंदुत्व खड़ा हुआ है, आप ठेकेदार हो, आप बिल्कुल होलसेलर हिंदुत्व के। अगर शिवसेना आपके खिलाफ आपकी नीतियों समर्थक नहीं है कि आप देश में हम वैमनस्य नहीं चाहते हैं, देश में प्रेम भाईचारा चाहते हैं, देश में हम दंगा नहीं चाहते हैं, हम यहाँ पर देश में शमशान और कब्रिस्तान नहीं चाहते हैं, हम देश चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर चले। अगर कोई पार्टी उस पर चल करके सबसे मिलकर सरकार बनाती है, शांति से चल रही है, आप अगर हिंदुत्व के मुद्दे में था बताते हाँ यहाँ कौन से धोखा दिया, उस पर आप विरोध करते। लेकिन आप सत्ता के लिए, सत्ता में पाने के लिए आप पहले एनसीपी को तोड़ने का प्रयास करते हो, फिर आप शिवसेना को तोड़ने का प्रयास करते हो, कांग्रेस में आप राजस्थान में कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास करते हो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास किया, ठीक है, और सरकार बनाई। मदन जी, विश्वजीत जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विश्वजीत जी, आपको लगता है कि बाला साहब के जमाने में जो विचारधारा थी, जो शिवसेना थी, वो अलग थी, और आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना में अंतर है? क्योंकि एकनाथ शिंदे से जब पूछा गया क्या वो उद्धव ठाकरे को अपना नेता मानते हैं, तो इस पर वो चुप्पी साध जाते हैं।
बाला साहब को कहते हैं, बाला साहब के पद पर चल रहे हैं, उसी शिवसेना की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे सर? देखिए, शिवसेना जो पहले थी वो आज भी है। परम आदरणीय गुरुदेव बाला साहब ने जो हिंदुत्व की अलग जगाई है, वो जब तक धरती रहेगी तब तक चलेगी। बाला साहब सदैव 80% ही 80% समाज सेवा किया, 20% की राजनीति किया। तो जो समाज सेवा का जो भाव है शिवसेना का, वो कभी खत्म नहीं हो पाएगा। शिवसेना को विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की आवश्यकता नहीं है। शिवसेना को देश और राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित हो जाते हैं शिव सैनिक। तो उनकी आइडियोलॉजी जो पहले थी वो आज भी है और सदैव चलती रहेगी। दूसरी बात, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को निगल लेने का प्रयास किया है, उनके बचेगी नहीं, ये आप जान लीजिए। और शिव सैनिक ये ऐसे शिव सैनिक होते हैं जो जीने और मरने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उनको विधायक मंत्री की आवश्यकता नहीं होती है, वो समाज और देश के लिए जीते हैं। बाला साहब ने यही सिखाया है और हम लोग भी उन्हीं के पद पर काम करते हैं। ठीक है संजय कटियार जी, आपका रुख करूंगा, सीधा आपके पास आना चाहूंगा। संजय जी, एक जमाना हुआ करता था बीजेपी और शिवसेना का, वो आते आते राहें अलग हो गई और दोनों की राहें सिर्फ हिंदुत्व पे अलग हुई। एक जगह सॉफ्ट हिंदुत्व है, एक जगह हार्ड हिंदुत्व है। तो सर क्या वजह रही और इसके इस समय जो नतीजे निकल करके आए एकनाथ शिंदे के नाम पर? एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी, शिवसेना से अलग होकर के इतने सारे विधायक लेकर के अलग हो गए। 2/3 विधायक हैं उनके पास, 37 से ज्यादा हैं। और अब उनके गुट को जिस तरीके से संवैधानिक दर्जा मिलेगा, यानी कि नियमानुसार उसे मान्यता मिल सकती है, ऐसी भी चर्चाएं हैं सर। तो ऐसे में अब आप एकनाथ शिंदे को शिवसेना का सबसे बड़ा नेता मान के चल रहे हैं, संजय कटियार जी। ओम जी, आपसे एक क्लियर चाहूंगा कि आपने अभी कहा सॉफ्ट हिंदू, हार्ड हिंदू, तो आपके स्पष्ट नहीं हो रहा किसको आप हार्ड हिंदू कह रहे हैं, किसको आप सॉफ्ट हिंदू कह रहे हैं? आपको कह रहे हैं सर हम, नहीं हमको क्या कह रहे हैं? आप हार्ड कह रहे हैं, हमको हार्ड कह रहे हैं। हार्ड कट्टर हिंदुत्व जैसी आप चर्चा करते हैं, आपकी सर वही छवि है बीजेपी के समय। हार्ड हिंदू, हम राष्ट्रवादी, आरोप आप पर ये लगते हैं? हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं। हाँ, हार्ड हिंदू कभी नहीं जाए। अब सब ये शिवसेना है और ये शिवसेना थी। अब सुन लीजिए विश्वजीत, सुन लीजिए, बहुत देर मैं शांति से आपको सुना है। शिवसेना हार्ड हिंदुत्ववादी बालाजी साहब के समय थी, मगर सत्ता के लालच में आकर उद्धव ठाकरे उनके पुत्र ने ऐसा पितृद्रोह किया, बालाजी की आत्मा रो रही होगी कि कांग्रेस जैसी, एनसीपी जैसी पार्टी जिसके खिलाफ जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया, अपना पूरा जीवन उसी पे लगाया, आज उनके साथ सिर्फ सत्ता में कुर्सी में बैठने के लिए अभी बड़े प्रेम से बता रहे हैं जी, कोई लालच नहीं शिवसेना को। अरे लालच ही ने तो उद्धव ठाकरे को कुर्सी बिठा दिया, कांग्रेस जैसे के लोगों से जोड़ करके सरकार बनाने के लिए मजबूर कर दिया। तीन विरोधी दल मिलकर के सरकार बना रहे हैं, तो वो कैसे चलने वाली है? और वहां पर नाराजगी, उसके बाद कारनामे उसी तरह के शुरू हो गए, कांग्रेस के प्रभाव में आ गए, एनसीपी प्रभाव में आ गए, तुष्टिकरण की राजनीति शुरू हो गई, जो इनकी आइडियोलॉजी थी ही नहीं। तो जब आइडियोलॉजी विरुद्ध आप काम करेंगे तो विधायक आपके साथ कैसे रहेंगे? तो विधायक बना का विधायक तो आए तो शिवसेना के टिकट पर थे, मानते हैं। शिवसेना की आइडियोलॉजी भी तो थी हार्ड हिंदुत्व वाली, उसके आधार पर वो वोट ले रहे थे, जनता ने उनको चुना था। आज वो किस मुंह से उस पर जाएंगे? इसलिए उन्होंने अपना एक सही कदम उठाया है और हार्ड हिंदुत्व के धारा पर चूंकि चुन कर आए, वो फिर चुनाव में जाएंगे और अपना जीत कराएंगे। इसीलिए इन्होंने इस समय इनको ये धता बताया, बगावत इनके अपने आप हुई है, इनके कर्मों से हुई है। ये भाजपा पे फिगड़ा ना फोड़े, मैं बार मैं फिर कह रहा हूँ। ठीक है मदन जी, आपका रुख करूं उससे पहले एक बार और विश्वजीत के पास जाऊंगा। मैंने उन्हें बहुत कम वक्त दिया है, तकनीकी खामी के चलते वो हमसे जोर देर में पाए। विश्वजीत जी, अगर फ्लोर टेस्ट होता है और थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा, सिर्फ कयास लगा रहा हूं, एग्जाम्पल की तरह लीजिएगा, अगर आपको समर्थन नहीं मिलता है उन बागी विधायकों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि नहीं वो हम आएंगे और फिर से एक बार आप सरकार स्थापित कर लेंगे, वहां पर सरकार पर कोई संकट नहीं आने वाला है, ऐसे में फिर आपके पास क्या स्ट्रेटेजी होगी सर? क्योंकि शिवसेना का बिखरना बहुत बड़ी बात होगी, महाराष्ट्र के अंदर लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में बड़ा मैसेज जाने वाला है सर। शिवसेना के जो बागी विधायक हुए हैं, पहले तो वो शिवसेना का नाम हटा के वो पार्षद बन जाए, फिर आप मुझको बताइएगा। अच्छा, वो शिवसेना के नाम पे
विधायक बने हैं और शिवसेना के नाम पर मंत्री बने हैं जी। और अब वो सोचे कि हम शिवसेना पार्टी हथियार ले, तो यह असंभव है। वहाँ पूरे महाराष्ट्र, पूरा देश की जनता देख रही है, पूरे देश में शिव सैनिक जगह जगह अन्य प्रांतों में भी है, सब देख रहे हैं। उनको बड़ा तकलीफ है कि ऐसा बंदा जिसको बाला साहेब ने उंगली पकड़ के चलना सीखा, शिवसेना ने महाराष्ट्र गए नहीं हो, शिवसेना की स्थिति क्या हुआ करती थी जैसे आप बोल रहे हो, आप गए नहीं हो, शिवसेना की वो भूमिका खत्म है इस समय। आज अभी मदन मोहन जी बोल रहे थे, रुक जाए संजय जी, ये बात टोकने वाली है, ये गलत दिशा में ले जा रहे हैं विश्वजीत जी, बड़ी सफाई से निकले जा रहे हैं। शिवसेना का गढ़ शिवसेना का गढ़ है महाराष्ट्र, आप खुद बोल रहे हो, और आपके विधायक को आप कह रहे हो अब जीत कर पार्षद नहीं बनेंगे। अरे जनाब कैसी बात कर रहे हैं, अब आप देखिएगा आगे आगे होते, देखिए होता है क्या, देखिए। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो अगर बागी बन रहे हो, जो लोग सोच रहे हैं कि शिवसेना से हम ऊपर है, तो शिवसेना से कोई ऊपर नहीं है, आप जान लीजिए। ये तो वक्त बताएगा। नहीं सर, वो ये नहीं कह रहे शिव सैनिक, वो तो कह रहे हैं वो शिव सैनिक है, लेकिन सच्चे शिव सैनिक है, बाला साहब के शिव सैनिक है सर। आपने तो अपनी कांग्रेस एनसीपी के एक दूसरे दिन जिस दिन आप सत्ता में बैठ गए उनके समर्थन भारतीय जनता पार्टी के बरगलाने में आ गए, खत्म हो गए उसी क्षण। जो ईडी आपके पास तंत्र है ना, झारखंड वाला, उसका सब असर है। संजय राउत आपको भी नोटिस भेजा जा रहा है, उसका असर है। लेकिन जो दिल से सैनिक जुड़े हैं ना, इसका मतलब आप इसके माने आप कहते हैं कि सत्ता इसका उपयोग करती है, तो फिर कांग्रेस 20 साल नरेंद्र मोदी के पीछे लगाई होगी। आप 5,000 आप इसके माने आप इसकी बात को और लगा रहे हैं, आप इस बात पर कि आप भी दुरुपयोग पूरा कर रहे हैं। आप विधायक खरीद सकते हो, मंत्री खरीद सकते हो, सांसद खरीद सकते हो, लेकिन शिव सैनिक नहीं खरीद सकते। होटल रेडिएशन ब्लू में जितने करोड़ों रुपए आप लोगों ने खर्च किया, खरीदने काम कांग्रेस करती है, कांग्रेस करती है, एनसीपी करती है। कांग्रेस खरीदने का काम करती तो आप लोग भी क्या होते? अटल जी ने एक वोट नहीं था, एक वोट हमारे पास नहीं था, इस्तीफा दे दिया था, याद रखिए आप। ठीक है, मदन जी आपको करना चाहूंगा, एक वोट नहीं था, इस्तीफा दे आए थे। ठीक खरीदने का काम किया था नरसिम्हा राव ने। ठीक, पहले वो खर्चा कौन कर रहा है, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ। अब वो तो बता दिया, इतनी आमदनी है आज के विधायक की कि वो जहाँ से कहीं भी आ जा सकता है। पैसा कम मिलेगा भाई, विधायक की सैलरी कितनी है? मोदी जी ने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बिठा दिया, विधायक तो बहुत बड़ी चीज है। चार्टर प्लेन में आप लोग चार्टर प्लेन, अगर अनुमति देकर साहब तुम्हें थोड़ा बोल कह रहे हैं। नहीं आप ठीक है विश्वजीत जी, सुनेंगे। ठीक है विश्वजीत जी, मदन जी सुनेंगे बिल्कुल, लेकिन उत्तर जरूर देंगे। जी सर, देखिए सत्ता आती जाती रहती, मैंने पहले भी कहा। हाँ, लेकिन शिवसेना के सिंबल पे अगर जीते हैं, एक जिले में विधायक तो 3, 4, 5 हो सकते हैं जी, लेकिन जिले का अध्यक्ष एक होता है। अगर शिवसेना की यूनिट कोई टूटी होती, कि शिवसेना की इतनी जिला इकाइयां इनके साथ विधायक के साथ चली गई, यह बेसिक बात कह रहे हैं सर, तो मैं समझता हूं कि शिवसेना में फूट है। शिवसेना ने इनको सिंबल दिया, अपनी पार्टी का सिंबल दिया कि आप हमारे प्रतिनिधि हो, आप चुनाव लड़ सकते हो। उनका संगठन लड़ा और जीत के आए। शिवसेना का मुख्यमंत्री बना, उसने अपनी कलम से इनको नाम दिया, इनको मंत्री बनाया। उनके मुख्यमंत्री ने इनको विभाग दिया। इनका अपना कुछ नहीं है, शिवसेना ने इनको टिकट दे के जिताया, शिवसेना के मुख्यमंत्री ने मंत्री बनाया, शिवसेना के मुख्यमंत्री ने इनको विभाग दिया। आज ये अगर सीबीआई ईडी के डर से कर रहे हैं तो अपना ठीक कराओ, मुझसे कुछ नहीं कहना, तो कराओ, क्योंकि अपना तुमको ठीक करना है। यहाँ मायावती माँ डरी हुई बैठी हैं, अखिलेश भी कम बोल रहे हैं, तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने जिस पार्टी ने आपको खड़ा किया है जी, आप उसके साथ अगर कोई गद्दारी करते हो बिना वार्तालाप के, बिना कुछ के, तो आपको भुगतना होगा। आपका शिवसैनिक जब क्षेत्र में जाओगे तो आपको जवाब देना होगा। विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप आज भी कहते हैं कि आप मैं शिवसैनिक हूं, तो अभी आपको कुछ कहना थोड़ा कि हम शिवसेना में हैं, आके खत्म हो गया। और अगर कहीं एन केन प्रकारेण दबाव में, भय में, लोभ में, लालच में अगर भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को तोड़ के सरकार बनाने का कुत्सित प्रयास किया, असफल प्रयास किया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार 6 महीने नहीं चल पाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि तब सच्चाई सामने आ जाएगी।
अगर सरकार इन्होंने बनाने का, अभी पिछली बार तो 1 हफ्ते नहीं चल पाई थी, अब की बार ये 3 महीने ज्यादा नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये सत्ता का जो इनका खेल चल रहा है ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है जी। यहाँ जब शिव सैनिक जब जाएंगे जनता के बीच में, हम तो आह्वान करते हैं, अगर आपको राज ठाकरे से उनसे नाराजगी है, इस्तीफा दीजिए और लड़के आइए। हेमवती नंदन बहुगुणा ने कांग्रेस छोड़ी थी, तुरंत इस्तीफा दे दिया था और गए फिर पहाड़ में लड़ने चले गए कि हम चूंकि कांग्रेस लड़के आए इसलिए मेरा नैतिक दायित्व मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आप अपनी नैतिकता तो कहीं दिखाइए। आप भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आप सब कुछ कर रहे हो, उनसे वार्ता कर रहे हो, मिल रहे हो और कहते हमसे कोई मतलब नहीं। अरे अगर मतलब है सरकार बनाना चाहे तो कहिए, नंबर खेल कीजिए, नंबर खेल आपके पक्ष में होगा, आप मुख्यमंत्री बन जाओगे। नंबर खेल फिर बिगड़ेगा, फिर हट जाओगे। आप जोड़ तोड़ के बनाओगे जैसे आपने इसके पहले बनाया था तो फिर हट जाओगे, क्योंकि आपके पास नंबर गेम नहीं है। ये सत्ता की जो व्याकुलता है, सत्ता के लिए आतुरता है, इसको आप अगर पीछे रख के नैतिकता का कोई मापदंड रखेंगे तो मैं निश्चित दावे के साथ कहता हूं कि शिवसेना की सरकार, ये अघाड़ी सरकार ही कायम रहेगी, क्योंकि कोई कारण नहीं बनता है जी। जब वो मुख्यमंत्री उस दल का कह रहा है कि हम मत्रा से बात करने को तैयार है, आपकी जो शिकायत दूर करने को तैयार है, तो आप कारण क्या बनता है सिवाय इसका सीबीआईडी का भय। अब वो सीबीआईडी का भय है तो उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उसमें तो आप मजबूर हैं, हम भी मजबूर हैं। तो अगर मदन जी ये बताइए फिर डर किस चीज का? कुछ ना कुछ ऐसे कर्म कर दिए क्या सर? कुछ ऐसा कुछ किया है? मनी लॉन्ड्रिंग का जो खेल हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है, कहीं ऐसा डर है उनके मन में तभी सर वो डर रहे हैं? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आदमी टैक्सी ड्राइवर से टैक्सी ड्राइवर से इतना महत्वपूर्ण आदमी बनेगा तो कुछ भी हो सकता है। भाई कुछ ना कुछ विश्वास किया बाला साहब ठाकरे ने, उनको ये बनाया, उनके लड़कों के एमपी बनाया, मंत्री बनाया, अब मुख्यमंत्री बनने की लालसा में कि 5 स्टार होटल में हमको रुकवाना है, 40 विधायकों को रुपया कहीं इकट्ठा करने लगे हैं, उसमें आ गए हैं, उसमें सीबीआईडी गए तो उसमें और कुछ भी हो सकता है। और अगर नहीं किया होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ फिर उसी सेना के साथ आएंगे, ठाकरे के साथ आएंगे और अघाड़ी सरकार मंत्री रहेंगे। ठीक है संजय जी, ये जो ईडी है, सीबीआई, इनका दुरुपयोग क्यों करते हैं आप लोग? सत्ता में हैं आप, लोगों को तो निष्पक्ष काम करना चाहिए। कांग्रेस को सपने में इसलिए दिखता है कि इन्होंने पूरे 70 साल यही काम किया है, विपक्ष को हमेशा धुलने का। ये सत्ता का ईडी इनकम टैक्स की नोटिसें दिखाते रहे, चाहे इंदिरा सरकार रही हो, चाहे राजीव सरकार रही हो, चाहे जो भी सरकार कांग्रेस की रही हो, तो इनको लगता है सब ऐसे ही हो रहा होगा। मगर यहाँ सब बहुत कुछ राजनीति का विमर्श भी नरेंद्र मोदी ने बदल दिया है, राजनीति की दिशा दशा भी बदल दी है और जनता ने भी बदल दिया है। अब जनता भी तुष्टिकरण को वोट देने वाली नहीं है। और अभी नैतिकता की बात मदन जी कर रहे थे बड़े प्रेम से ही बार बार कि वो नीचे वाले लोग आए, आपको याद नहीं, भूल गए या तो भाई साहब, या जानबूझ के बोलना नहीं चाह रहे। उद्धव ठाकरे जी जब ये डैमेज कंट्रोल की बात चल रही थी, 70 पार्षदों को एमसीडी के उन्होंने मीटिंग में बुलाया और 60 पार्षदों ने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिए, उनकी बात नहीं सुनी, बैठक में नहीं गए। पार्षद क्या होता है? पार्षद का हिस्सा नहीं है शिवसेना का। 60 पार्षद क्या करने वाले हैं? इस तरह के और उदाहरण जो अभी सामने नहीं आए। इसी प्रकार की जिला पार्टियां भी जिनकी है वो भी बहुत सारे वो संपर्क में है, वो सामने नहीं आए। मगर पार्षद का तो विषय भी ठीक है संजय जी, नहीं था मेरे पास। तो संजय जी आपका शुक्रिया। सब भाजपा अपना घर संभाले, हमारे ऊपर पन्ना फोड़े। ठीक है, तो संविधान अपना काम करेगा, ईडी और सीबीआई का डर भी संविधान अपना काम करेगा। मदन मोहन ने अपनी बात कही है कि कहीं ना कहीं उनको डर है, इसीलिए शायद वो बीजेपी के साथ आकर के सरकार वहां पर महाराष्ट्र में बनाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार बीजेपी खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार क्यों नहीं है? पत्ते क्यों नहीं खोल रही? सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, बैठकों का दौर जारी है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जैसे कयास लगाए जा रहे हैं 3 या 4 तारीख से पहले, या यूं कह लीजिए कि 11 तारीख को जिस दिन अब सुप्रीम कोर्ट की अगली तारीख लगी उसके पहले अगर कहीं फ्लोर टेस्ट होता है तो फिर सरकार किसकी बनेगी? क्या जो बागी विधायक हैं फिर से लौट के शिवसेना के पाले में आ जाएंगे या वोटिंग कर देंगे, या फिर वाकई में बीजेपी जीत जाएगी? और जिस तरीके से एक फॉर्मूला तय हुआ है उसी फॉर्मूले के तहत कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा, यानी कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, राज्य मंत्री बनाए जाएंगे और डिप्टी सीएम जो होंगे वो एकनाथ शिंदे होंगे। अगर बीजेपी जीतती है बागी विधायकों के साथ फ्लोर टेस्ट तो। फिलहाल सीधा सवाल में इतना है, आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।